आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पल। सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कहिए, कैसी हैं मंजरी जी आप? बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ। हाँ, जी, वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं। जी, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं। तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है। गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हों, आप गीत सुन लीजिए, आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहाँ किधर चली गई, अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं। बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो कहना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती, दिल भर आता है। बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें, जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी। नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं। और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए। वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं। और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है, उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है ना? इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया। और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विविध भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल। और हमारी सखी ने भी एक कुछ लिखा है, बताइए मेरी सखी ने क्या लिखा है? इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे। हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी। बिल्कुल। और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से। तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा। आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे। बिल्कुल। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन, बनारस का मंगोड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है। तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है, सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है। तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है। तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं। चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी। आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती, मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का 16 आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदान्धता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे। पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। तो गाली क्यों देते हो? गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह। लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो। भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं। ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे। तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है। सभी को होता है, मुझे भी है। अपने को अभागिनी समझती हो? हूं ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता। गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी? तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है। नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं। सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हितु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम भर पर गांजे, चरस और तंबाकू के दम लगाते थे। अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पीकर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था। यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था। अच्छा? कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा।
उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। गहने बनवाता था कि नहीं? रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती, उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम 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 की आवाज से कान भर जाते थे। जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है? हाँ है तो, मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया? चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं, अच्छा, जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुक्खू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी। मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते। क्यों दत्त तेरे लालची। 200 रुपए नहीं, 2000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो। जब जी चाहे परख लो। मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहेगा ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरू स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते। किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती
कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। वो अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रिकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को। जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम। जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
हाँ, तो मंजरी कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं। बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ, और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार, शुभकामनाएं भेजेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे। हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है। लाइव ब्रॉडकास्ट होगा फेसबुक पेज पर। आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं। और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें। सभी सखी और सखा तैयार होकर क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर के कल आएंगे बर्थडे मनाने। बिल्कुल जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद हमारे सभी सखी और सखा का स्वागत है। हाँ, तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं। आँख खुलती है, वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें, करना चाहिए और हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं। और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं। और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती। केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं। और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना। और उसका कारण भी है मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया, धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी, नहीं। ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे। तो माता पिता तो खैर बच्चे देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे पता ही नहीं चलता था। और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा है सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की, तो
उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे, और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते तो बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं। और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो, पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है। बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबियत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण
कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए। और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर कि मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती। अरे हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12 आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, वो बेहतर रखता है, कहना चाहिए। बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी आप, गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी न किसी रूप में आप बच्चों को पिला सकते हैं। खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए। और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं। देखिए, हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी 1 कप, मुंगौड़ी 1 कप, आलू चाहिए आधा कप आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी और आलू क्या होते हैं। हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगौड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी 1 कप, मुंगौड़ी 1 कप, आलू चाहिए आधा कप आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी और आलू को भून लें। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें। मटर भुने, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर ले। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग, जीरा को भून लें। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगोड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें। मटर भुने, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी
पीसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर ले। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगोड़ी डालें। सभी को अच्छी तरह मिलाएं और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगोड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गरम मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगोड़ी और निमोना तैयार है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी। बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगोड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है मंदाकिनी। बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्ठी है ना, धनिया वाली मट्ठी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें, 2 कप हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, छोटी चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं, कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उससे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्ठी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गरम गरम तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो क्या जी। और गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।